लोकसभा चुनाव में राफेल डील का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फिर पीएम मोदी को घेरा और राफेल डील पर खुली बहस की चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार अपनी हर रैली में, अपने हर भाषण में, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौकीदार ने चोरी की है। राहुल गांधी चौकीदार को चोर बताना नहीं भूलते। कहीं भी किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी राफेल के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकलता है जनता कहती है चौकीदार चोर। राफेल पर सवार होकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर आरोपों की बमबारी कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनावी भवसागर को नाव से नहीं बल्कि फाइटर जेट राफेल पर सवार होकर पार करना चाहते हैं। तो क्या राहुल गांधी ने पीएम मोदी को राफेल पर बहस के लिए खुला चैलेंज दे डाला। I am ready for an open debate with the Prime Minister. Wherever he wants, I'll come to Racecourse Road and I challenge him for a debate on corruption. And I guarantee you, the day Narendra Modi has a debate with me on corruption is the day Narendra Modi will not be able to look into the eyes of anybody in this country. जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ये नारा खासतौर पर ढूंढ कर लाए हैं। राफेल डील में अनिल अंबानी की कंपनी को शामिल करने को राहुल ने बड़ा मुद्दा बना रखा है। उन्होंने एक बार फिर अंबानी कनेक्शन के बहाने पीएम मोदी को घेरा। नरेंद्र मोदी मुझे ये समझा दे, ये जो अनिल अंबानी है तो इनका मित्र है, दोस्त है, भाई है, जिसको भाई कहते हैं, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। इसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? नरेंद्र मोदी जी मुझे ये समझाए, मोदी जी ये भी मुझे समझा दे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ये भी मुझे समझाए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि राफेल कॉन्ट्रैक्ट अनिल को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट राफेल पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। साथ ही कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए गोपनीय दस्तावेजों को बतौर सबूत पेश करने की मंजूरी भी दे दी। इससे कांग्रेस को जहां बड़ा सियासी हथियार मिल गया, तो वहीं बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है। देखो कांग्रेस की स्थिति क्या है, हाथ की सफाई, करप्शन की कमाई और कांग्रेस की हवा हवाई। तो ये कांग्रेस की जो हवा हवाई बातें हैं, लफाजी हैं, ये सर चढ़ करके कांग्रेस पार्टी की बोल रही हैं। उससे भी महत्वपूर्ण झूठ का पराकाष्ठा है। इतना झूठ और इतना सफेद झूठ तो हमने बोलते हुए किसी को नहीं देखा। बीस राज्यों की कुल 91 सीटों पर आज वोटिंग हुई। देश के मतदाता आज नई सरकार चुनने के लिए बाहर निकले और ईवीएम का बटन दबाकर अपने चहेते उम्मीदवार की किस्मत का फैसला कर। पहले चरण की वोटिंग में मतदाताओं में जोश भी खूब दिखा। अलग अलग रंग देखने को मिले। एक तरफ पहली बार मतदान करने की खुशी झलक रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। बुजुर्ग से लेकर दिव्यांग तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे। रुड़की में 120 साल की दो बुजुर्ग महिलाओं ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। ये 4 तस्वीरें देखिए, चमोली, बिजनौर, नवादा और नैनीताल। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर। जहन में कि मैं विकास के मुद्दे पे वोट दूं और अपना एक वोट व्यर्थ ना करके एक सही जगह पे मतदान करूं। वोट अपना वहीं दे जिनकी सरकार बनेगी, सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी। देश के लिए, हमारा सबके लिए होना चाहिए विकास, पूरे देश का। केंद्र में सही रहेगा तब ना हमारा देश का विकास होगा। हालांकि इस बार औसत मतदान ही हुआ है। यूपी में कुल 63.69% वोटिंग हुई। बागपत में 63.09%, सहारनपुर में 70.68% और मेरठ में 63% वोटिंग हुई। वहीं तेलंगाना में कुल 60% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में कुल 56% मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक पश्चिम बंगाल में 69.94% वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा मणिपुर में 78.20% मतदान हुआ। इन 91 सीटों पर कुल 1,70,000 मतदान केंद्रों में वोटिंग हुई।
पहले चरण में 1239 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब दूसरे चरण की वोटिंग 18 अप्रैल को होगी। पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर सीट पर भी वोट डाले गए। इस सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद संजीव बालियान और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। वोटिंग के दौरान बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने आरोप लगाया कि बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इस आरोप को खारिज कर दिया। संजीव बालियान ने सुबह सवेरे अपना वोट डाल दिया। उसके बाद अपने समर्थकों के साथ संसदीय क्षेत्र के कई पोलिंग सेंटर का दौरा किया। जब संजीव सुजदो गांव पहुंचे तो उन्होंने कहा सुजदो गांव के पोलिंग सेंटर पर फर्जिंग वोटिंग की जा रही थी। उनके मुताबिक कुछ महिलाएं बुर्का पहनकर आईं और बिना चेहरा दिखाए फर्जी वोटिंग करके चली गईं। बालियान ने आरोप लगा दिया कई जगहों पर महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, इसीलिए चेकिंग नहीं हो पा रही थी, जिससे फर्जी वोटिंग काफी तादाद में हुई। एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल की मैंने देखा है तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ है गाँव में, सुजदो गाँव में। संजीव बालियान ने करीब 25-26 सेंटर ऐसे बताए जहां बुरके में पहुंची महिलाओं ने फर्जी वोटिंग की। संजीव ने आगे कहा अगर जांच नहीं कराई गई तो वो दोबारा चुनाव की मांग करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह के सभी आरोपों से इनकार कर दिया। संजीव बालियान ने फर्जी वोटिंग के अलावा मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी ने महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया है, फिर उन्हें मंत्री भी बनाया गया। जमाते इस्लामी हिंद ने एक फतवा जारी किया है। ये लोकतंत्र पर खतरा है। लोग ये अगर धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धार्मिक आधार पर हमें कहा जाता है, तो नासूर है इस देश के लिए। ऐसे इन पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए मुजफ्फरनगर सीट काफी अहम है। संजीव बालियान 2014 में पहली बार यहां से सांसद बने थे। इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है क्योंकि सामने महागठबंधन और आरएलडी के प्रत्याशी अजित सिंह हैं, जिन्होंने इस चुनाव को 60 से जोड़ लिया है। हालांकि उनका पलड़ा भारी है क्योंकि महागठबंधन की वजह से मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वोट मिल सकता है। साथ ही कांग्रेस ने उम्मीदवार भी नहीं उतारा। ऐसे में संजीव बालियान की इस हड़बड़ाहट को आप उनका डर भी समझ सकते हैं। लोकतंत्र के पर्व में नेताओं की किस्मत बनती बिगड़ती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये यादगार होता है, खासतौर से वो नौजवान जो पहली बार वोट डालने जाते हैं। इस चुनावी उत्सव में पहली बार वोट डालने पहुंचे नौजवानों से इंडिया न्यूज ने बात की। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज और नए वोटर्स भी लगातार आ रहे हैं। आपने किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला? पहले तो एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस आज के दिन का, क्योंकि आज पहला दिन आपके वोट का। मैंने ये सोच के वोट डाला है कि यूथ को मौका मिले, क्योंकि कमिंग जनरेशन है और यूथ ही इस देश को आगे पहुंचाएंगे। तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे, ऑटोक्रेसी को नहीं, और यही ध्यान में रखते हुए आज मैंने वोट डाला है। बाकी देखते हैं अब रिजल्ट वाले दिन क्या रहता है। चेहरे पे खुशी तो दिख रही है पहली बार वोट डालने के बाद। तो घर वालों से पूछ के आए थे कि किससे वोट डालना है या अपने आप फैसला लिया? जी नहीं, बिल्कुल घर वालों से बिल्कुल नहीं पूछा। ये डिसीजन मेरा खुद का है, क्योंकि घर वालों ने ये बोला कि जो आप चुनोगे, क्योंकि हम कमिंग यूथ है, इन्फ्लुएंस करती है हमें पॉलिटिक्स, अगली जनरेशन क्योंकि हम ही है। तो ये वोट मैंने खुद ही अपनी मर्जी से डाला है और कैसा डाला है, रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। यूथ सोशल मीडिया पे जो चीजें बोलता है वो तब्दील होती हुई यहाँ पे दिखेंगी और वो मुद्दे देखेंगे। वो तो मतलब क्या होता है सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे इतना, मतलब लाइक एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर इन द सोशल मीडिया, सो एनी रॉन्ग डूइंग ऑब्वियसली कम्स इन द हाईलाइट ऑफ सोशल मीडिया इंस्टेंटली। सो ऐसी सरकार होनी चाहिए जहाँ पे रॉन्ग डूइंग्स बहुत कम हो एंड अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले एंड सबके वेलबींग का ज्यादा ख्याल रखा जाए एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। ये नए युवा जो पहली बार वोट डालने पहुंचे हैं गाजियाबाद के अंदर, और गाजियाबाद में करीब 27 लाख वोट है। ऑब्वियसली साल की बात करें तो करीब 60% वोट बैंक था यहाँ पर, 60% वोट डला यहाँ पर, 40% नहीं डल पाया। उम्मीद इस बार ये की जा रही है कि ये वोट प्रतिशत इस बार बढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। लोकतंत्र के महापर्व में आज वीवीआईपी वोटरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंत्रियों और सांसदों ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और देश के लोगों से भी वोट करने की अपील की।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में अपने परिवार के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद गडकरी ने दावा किया कि इस बार भी नागपुर के साथ साथ पूरे देश का जनादेश बीजेपी को मिलेगा। तो नागपुर का सर्वांगीण विकास ये मेरा सपना था और बहुत तेजी से नागपुर बदला हुआ है और इसलिए जात पंथ धर्म पार्टी बियॉन्ड लाइन सब सोचकर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, सबने काम किया है और मिलीजुली सभी के काम का परिणाम यही है कि लोगों का विश्वास हमारी सरकार पर बढ़ा है। नागपुर में ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मतदान किया और देश के लोगों से वोट डालने की अपील की। सबने मतदान करना चाहिए। मतदान राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और एकात्मता के लिए करना चाहिए। योग गुरु स्वामी रामदेव ने हरिद्वार के कनखल में दादूबाग स्थित मतदान केंद्र पर आचार्य बालकृष्ण के साथ मतदान किया। देखिए, कुछ लोगों ने जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर और गरीब अमीरों के नाम पर देश को बहुत तोड़ा है, आपस में घृणा नफरत पैदा की है और उनकी फितरत सारा देश जानता है। जो सबको साथ में लेकर के सबके विकास की बात करे, सबका हित चाहे और अपने लिए कुछ न चाहे, ऐसे व्यक्ति को वोट करना चाहिए। एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल ने अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया में वोट डाला। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से उम्मीदवार और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना वोट डाला। इसके बाद ओवैसी ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को नसीहत दे डाली। आई वुड लाइक टू रिमाइंड इमरान खान दैट कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। कश्मीरी हमारा दिल है। यकीनन कश्मीर में बहुत कुछ करना है जो मोदी नाकाम साबित हुए। और इस वक्त आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देवबंद की रैली को लेकर चुनाव आयोग ने मायावती को नोटिस भेजा है। आयोग ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि देवबंद रैली में मायावती पर विवादित बयान देने के आरोप हैं। मायावती पर आरोप है कि उन्होंने धर्म के आधार पर वोट मांगा। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अपना वोट महागठबंधन को दे और अपना वोट कांग्रेस को देकर बर्बाद न करे, वोट को बंटने न दे। इसी पर बात करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा। आशीष, कितने वक्त में जवाब मांगा है और ये धर्म के आधार पर विभाजित करने का सीधा सीधा मामला बनता है, ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है मायावती पर? देखिए दीपक जी, जो मायावती ने बयान दिया था वो सीधा आचार संहिता का उल्लंघन करता है, क्योंकि मायावती ने एक धर्म विशेष से वोट मांगा था। नियम ये कहता है कि धर्म और जाति के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते। इसी बाबत मायावती के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने यूपी के निर्वाचन अधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी थी और उस रिपोर्ट को देखने के बाद चुनाव आयोग ने मायावती को नोटिस जारी कर दिया है। 1 दिन का समय दिया गया है मायावती को जवाब दाखिल करने के लिए और 1 दिन के भीतर मायावती को जवाब दाखिल करना होगा। मायावती का जवाब देखने के बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि क्या मायावती के बयान से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग मायावती को एक वार्निंग देगा और कहेगा कि भविष्य में इस तरह की बयानबाजी आप ना करें, क्योंकि मायावती चुनाव खुद नहीं लड़ रही है, नहीं तो उनकी उम्मीदवारी पर भी संकट पैदा हो सकता था। आशीष, क्या चेतावनी ही एक विकल्प है चुनाव आयोग के पास? इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता मायावती के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर वोट मांगा है देवबंद की इस रैली में और सबने सुना है। देखिए दीपक जी, शुरुआत का जो पहली जो उनको होगी वो चुनाव आयोग की तरफ से वो वार्निंग चेतावनी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के वो बयान को दोहराती हैं तो चुनाव आयोग के सामने ये विकल्प है कि जिस कैंडिडेट के लिए उन्होंने वोट मांगा है उस कैंडिडेट का नामांकन चुनाव आयोग रद्द कर सकता है। लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगा दीपक जी। शुरुआत में एक वार्निंग जरूर दी जाएगी मायावती को, बड़ी नेता है, चुनाव आयोग ये जरूर कहेगा कि आप आइंदा से इन शब्दों का प्रयोग ना करें। योगी आदित्यनाथ के केस में भी हमने ये देखा था कि चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को वार्निंग दी है कि आप दोबारा से सेना का जिक्र ना करें। एक दिलचस्प बात और है दीपक जी कि आज ही यूपी आदित्यनाथ को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और 1 दिन का समय दिया है उनको। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने भी एक धर्म विशेष पर टिप्पणी की थी जिसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत हुई थी। तो बेहद दिलचस्प है कि यूपी की 2 बड़ी शख्सियत को आज चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और 1 दिन का समय योगी आदित्यनाथ और मायावती दोनों को दिया है। तो देखना दिलचस्प हो जाएगा आशीष की चुनाव आयोग इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है। आगे बढ़ते हैं। पहले चरण के मतदान के बीच कुछ जगह से हिंसक घटनाओं की भी खबर आई है, तो कहीं ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया।
उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंसा की खबर आई। बताया जा रहा है बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह ने रसूलपुर गांव में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा में तैनात जवानों को गोली चलानी पड़ी। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कैराना लोकसभा सीट पर एक जगह ईवीएम में गड़बड़ी की बात सामने आई। कहा जा रहा है कमल का बटन दबाने पर कप प्लेट की पर्ची आ रही थी, जिसके बाद वोटरों ने हंगामा किया। इसके बाद ईवीएम को बदल दिया गया। आंध्र प्रदेश के अल्लगड्डा में टीडीपी और वाईएसआर के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे चले। नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।